हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप आप फिट होंगे, फाइन होंगे और बहुत ही मजेदार भी होंगे और आपका इस साल का नीट का एग्जाम भी बहुत ही धमाकेदार गया होगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि सर नीट के पेपर का सॉल्यूशन डाल दो। तो मैंने कहा चलो भाई नीट के पेपर का सॉल्यूशन कर देते हैं। हमने लाइव भी सॉल्व किया था, हम सॉल्यूशन भी लेके आ गए। हमने क्या किया, इस नीट के पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। जैसा कि आप जानते हो केमिस्ट्री 3 पार्ट में, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल पे लिखा हुआ देख रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस का अपन लाइन टू लाइन सॉल्यूशन देखेंगे, समझेंगे भी बहुत अच्छे तरीके से। इस बात को ध्यान रखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और ये रहा स्क्रीन पर। देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक बात बता देता हूं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए वो क्या करें, वीडियो को पॉज कर दें। ठीक है, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करें। यदि नहीं आता है तब आप वीडियो को देखने की कोशिश करें। ठीक है बच्चा पार्टी। और यदि मान लो आपको कॉन्फिडेंस है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, तो आप इस वीडियो को फास्ट मोड में भी देख सकते हैं। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको बनना है हमारा फ्यूचर डॉक्टर, क्योंकि आप हमारे करोड़ों लोगों की आशा हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना धमाकेदार क्वेश्चन है। और ये नोट्स का क्वेश्चन है। जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उन्हें पता है कि ये क्वेश्चन सर ने क्लास में ही कराया था और एज इट इज क्वेश्चन आया विद वैल्यू। देखिए भाई, यहां पे पूछ रहा था द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म। ऐसा कंपाउंड बताओ जो मेटामेरिज्म को शो करे। तो देखो, आपको मैं मेटामेरिज्म के लिए यदि मैं बात बोलता हूं तो सिंपल सी बात है, फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में दोनों साइड एल्काइल ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। उसे क्या बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं। और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो यहां पे इन्होंने ऑप्शन दिए थे, जैसे इन्होंने ऑप्शन दिया C5H12। देखो, यदि यहां पे मेटामेरिज्म दे रहा है, ध्यान समझना, अब C5H12 दे दिया। अब C5H12 क्या है, ये आपका एल्केन का फॉर्मूला है। यदि मैं एल्केन के फॉर्मूले की बात करूं, ये तो मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा लिखा हुआ है C3H8O। चलो भाई C3H8O कर लेते हैं। अब हम देखें C3H8O, तो ध्यान समझना, यहां पे एक तरफ हमने रखा 2 कार्बन को, बीच में ऑक्सीजन लगाया, एक तरफ 1 कार्बन। तो देखो, यदि आप यहां पे देखेंगे, अब चाहे 2 कार्बन यहां करो या 1 कार्बन यहां करो, बात तो सेम ही है। जब सेम ही है तो फिर ये भी क्या शो नहीं करेगा, मेटामेरिज्म को शो नहीं करेगा। अब क्या आया, थर्ड ऑप्शन आया। थर्ड ऑप्शन क्या है, C3H6O। C3H6O आया तो आप देख लो, ये आपका होता है एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फॉर्मूला। आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, देखो CH3 CH2 CHO, ये तो आपका एल्डिहाइड हो गया। अब कीटोन बनाए, तो यदि कीटोन बनाएंगे तो देखो भाई, ये बना दिया। अब यहां देखो, अब चाहे यहां मिथाइल लगाओ चाहे यहां मिथाइल लगाओ, बात तो एक ही है। तो ये कंपाउंड भी क्या नहीं करेगा, बोलो, बिल्कुल भी मेटामेरिज्म को शो नहीं करेगा। अब आती है चौथे कंपाउंड की, C4H10O। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो एक तरफ हमने क्या किए, C3 किया, O C1 किया। तो देखो, एक तरफ 3 कार्बन लगा दिए। मैं सिंपल समझाने के लिए बोल रहा हूं, यहां पे वैलेंसी कार्बन की 4 है, CH3 CH2 आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 3 कार्बन हो गए और एक तरफ क्या लगा दें। अब देखो, अब मान लो मैं C2O C2 कर दूं, गुस्सा तो नहीं करोगे हैं, 1 कार्बन यहां कर दिया। देखो, अब आप नोटिस कर रहे होगे दोनों में क्या है, बोलो, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। जब एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं, क्योंकि यहां पे C3 यहां पे C1 यहां पे C2 यहां पे C2, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो देखो इन्हें क्या बोलेंगे हम, मेटामेरिज्म बोलेंगे। तो ये क्या शो करेगा, मेटामेरिज्म को शो करेगा। इस बात को ध्यान रखना।
क्लियर, बोलो हाँ है ना, ये बात क्लियर। तो ये वाला कंपाउंड क्या शो कर रहा है, मेटामेरिन को शो कर रहा है। यदि हम सिंपल सी बात बोले तो ये जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है आपका अल्कोहल और ईथर। और एक बात और बता देता हूं, ये आपस में कैसे आइसोमर होते हैं, ये आपस में आइसोमर होते हैं फंक्शनल। कैसे रिश्तेदार हैं आपस में, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई आंसर देख लेते हैं। तो आंसर क्या दिया हुआ है, सिंपल आंसर डी दिया हुआ है, और हमारा भी आंसर क्या आया है, डी आया हुआ है। मतलब यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो मैं भी 4 बोल देता हूं, आंसर 4 आ गया। चलो अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया और कितना मजेदार और बिल्कुल आसान क्वेश्चन, जो हमें लगता है आई थिंक हर टीचर ही क्वेश्चन इसको कराता है क्लास में। तो देखो यदि हम बात करें द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड लेंथ, देखो सिंपल सी बात है, X यहां पे क्या है, X यहां पे हेलोजन है, ठीक है। हेलोजन बोले तो मतलब यहां पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही तो है। यदि अब आप नोटिस करेंगे यहां पे सिंपल सा, तो आप देख सकते हैं यहां पे क्या होगा, बोलो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, बोलो उतनी अच्छा क्या होगा, बॉन्ड होगा। और जब जितना अच्छा बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, बोलो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी होगी या बॉन्ड एनर्जी होगी, यही तो बात है। तो यहां भी बच्चा क्या हो रहा है, बोलो सिंपल। तो अब आपको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो सिंपल क्या हो जाएगा, बोलो CH3F सबसे ज्यादा इसकी बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगी, दूसरा CH3Cl, फिर CH3Br और फिर इसके बाद CH3I। ये आपका किसका ऑर्डर हो जाएगा, बोलो बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर हो जाएगा। तो यहां पे आंसर देख लेते हैं, सिंपल आंसर क्या है, फर्स्ट वाला है, नहीं भाई सेकंड वाला, बिल्कुल सही आंसर। तो आंसर क्या है इसका, सेकंड आंसर है। तो आंसर देखते हैं, बिल्कुल सही सेकंड आंसर। तो जो कितने आसान आसान क्वेश्चंस आए हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं पहले आप हमारे नोट्स पढ़ के जाओ, पेपर नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए नोट्स फिर DPP, देन आप कोई भी एक बुक या मॉड्यूल को सॉल्व कर लें, इतना मोर देन इनफ होता है। चलो भाई अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान समझिए, पॉलीमर का क्वेश्चन है और कितना बढ़िया क्वेश्चन आया था। विच वन ऑफ द पॉलीमर फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो देखो यहां पे तो आपको याद होना चाहिए टेफ्लॉन, ठीक है ना। जो टेफ्लॉन होता है वो कैसा होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। कैसा होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो आंसर क्या हो गया इसका, टेफ्लॉन। डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन आया था। तो देखो आंसर यहां भी क्या दिया हुआ है, सिंपल आंसर 1 दिया हुआ है। बोलो भाई क्लियर, पक्का वाला, सच्ची मुची। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया, यहां पे आप देख रहे हो कन्फॉर्मर्स का क्वेश्चन आ गया। डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ इथेन। देखो कन्फॉर्मर्स की बात कर रहा है, और आपको पता है कहीं ना कहीं जो कन्फॉर्मर्स बनते थे वो आपके फ्री रोटेशन से बनते थे। किससे बनते थे बोलो, ये बनते थे आपके फ्री रोटेशन। पता है ना आपको फ्री रोटेशन के, जैसे सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्या होता है, बोलो फ्री रोटेशन होता है। जैसे मान लो सिंगल बॉन्ड है, हम रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं, तो क्या हो रहा है बोलो, यहां पे आप देखोगे तो सिंपल फ्री रोटेशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। अब आपको पता है यदि मैं इथेन के नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स पूछता, देखो मैं आपको सिंपल बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता हूं, बट इसकी मैं सारी आपको किससे कहानियां बता देता हूं जिससे आपको याद रहे। यदि नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स पूछता इथेन के तो कितने बनते, बच्चे इसके 2 आंसर लगाते, नहीं इस बात को ध्यान, इनफाइनाइट बनते हैं। क्या बनते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि कितने भी डिग्री पे आप एंगल को रोटेट करा सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो ध्यान समझना, अब मैं जब यहां पे मान लो कन्फॉर्मर बनाता हूं, ये मान लो आपका कन्फॉर्मर बना रहा हूं मैं इथेन का, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया। ये एंगल थीटा, इसी को बोलते हैं हम डाइहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं, डाइहेड्रल
एंगल। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो लिखा हुआ है क्या पूछा, डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर। वो लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर्स की बात कर रहा है, तो ध्यान समझना, यदि लीस्ट स्टेबल की बात कर रहा है। अब देखो मैं मान लो इसको 60 डिग्री रोटेट करा देता हूं, ठीक है, इसको बोलते हैं इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड, ठीक है ना। 60 डिग्री रोटेट कराया तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये 60 डिग्री बन गया। इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं बच्चा, स्टैगर्ड। ध्यान समझना, स्टैगर्ड हो गया। और इनके बीच में यदि बोला जाए, बोलो, जो कन्फॉर्मर्स बनते हैं वो क्या बनते हैं, स्क्यू कन्फॉर्मर्स बोलते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं, स्क्यू कन्फॉर्मर्स, ठीक है। और जब मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं तो एक बात बताओ, जब यहां पे डाइहेड्रल एंगल क्या है, 0 है, तो जब डाइहेड्रल एंगल 0 है तो आप देख सकते हैं कि इक्लिप्स्ड वाला क्या हुआ, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। क्या हुआ, अनस्टेबल, क्योंकि क्या हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा होगा, रिपल्सन हो रहा होगा, लड़ाइयां मची होंगी। और जब जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, बोलो, अनस्टेबिलिटी होगी। तो सिंपल सी बात है, तो यहां पे जो आंसर आ रहा है वो 0 डिग्री, लीस्ट स्टेबल। अच्छा यदि मान लो मोर स्टेबल पूछता, तो आपका मोर स्टेबल कौन सा, स्टैगर्ड वाला। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता, ठीक है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाता। क्लियर, बोलो। तो यहां पे आंसर क्या हो गया, फोर्थ वाला आंसर हो गया। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या दिया हुआ है, देखो फोर्थ आंसर दिया है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से समझना, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और ध्यान समझो। अब देखो ये लिखा हुआ स्टेटमेंट 1, एस्प्रिन एंड पैरासिटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। देखो भाई, नार्कोटिक उल्टा लिख दिया भाई, ठीक है, नॉन नार्कोटिक होना चाहिए था, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो क्या है, फॉल्स है भाई। क्या है भाई, फॉल्स है, गलत लिखा हुआ है। अब स्टेटमेंट सेकंड की बात कर रहे हैं, मॉर्फिन एंड हीरोइन आर, हीरोइन वो नहीं सोच रहे हो आलिया भट्ट है ना, करीना कपूर सोचने लो, नहीं भाई वो नहीं है हीरोइन, समझना यहां पे, हीरोइन आर नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है ना। इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। देखो यदि ये बात किया, ये कैसी होती, नार्कोटिक होती, उल्टा लिख दिया, ये भी क्या, फॉल्स है। तो आपका स्टेटमेंट 1 भी फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 भी बच्चा क्या है, सिंपल फॉल्स है। तो आंसर क्या हो गया, बोलो, सिंपल आंसर आपका बी वाला हो गया। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर फॉल्स। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान समझना, बड़ा धमाकेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो आया था अमाइन से आया था, तो बहुत ध्यान से समझना। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहां पे सिंपल, ये सारे क्वेश्चन एक बात ध्यान रखना, क्लास के हैं, सारे क्वेश्चन क्लास के हैं, बस आपने नोट्स अच्छे से पढ़े हो, विद वैल्यू सेम क्वेश्चंस हैं। तो देखो लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग्स reagent to give a solid which dissolve in alkali। देखो ये पूछा कौन सा डिजोल्व अल्कली में हो जाएगा, ये आपको 4 कंपाउंड दे दिया। यदि मैं बात बोलूं हिंसबर्ग्स रिएजेंट की, तो इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग्स रिएजेंट्स भी बोलते हैं। अब ध्यान समझना, यदि मैं इसकी रिएक्शन, देखो प्राइमरी अमाइन, ये एक्चुअली क्या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी होता है। यदि मैं बात बोलूं तो यहां पे जो प्राइमरी अमाइन होता है, देखो जो प्राइमरी अमाइन होता है, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया C2, या मैं लिख दूं RNH2, ठीक है ना, NH2, तो यहां से क्या होगा, ये किलो निकल जाएगा HCl, ठीक है ना, जो कंपाउंड बनेगा बन जाएगा सिंपल, और H जुड़ जाएगा, ये जुड़ा रहेगा। ये क्या हो जाता है, जो प्राइमरी अमाइन होता है ये डिजोल्व हो जाता है अल्कली में, डिजोल्व इन अल्कली, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। लेकिन यदि मैं सेकेंडरी अमाइन ले लूंगा, तो सेकेंडरी अमाइन के पास क्या नहीं होता है, हाइड्रोजन रहता नहीं है, ठीक है। तो वो क्या नहीं होता है, वो अल्कली में डिजोल्व नहीं होता है, वो अल्कली में डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा अब मैं बात करूं टर्सरी अमाइन, तो टर्सरी अमाइन क्या नहीं होता, बोलो,
रिएक्ट ही नहीं करता है, टर्सरी अमाइन रिएक्ट ही नहीं करता क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन होता ही नहीं है। जब हाइड्रोजन ही नहीं होता है तो क्या नहीं होता है, वो सिंपल रिएक्ट नहीं करेगा, और जब रिएक्ट नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है, तो टर्सरी वाला क्या नहीं कर रहा है, हिग्स-बोसन रिएजेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकेंडरी वाला डिजोल्व नहीं हो रहा है, और प्राइमरी वाला क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। तो यहां पे देख लो प्राइमरी अमाइन कौन सा है, जो प्राइमरी अमाइन होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो भाई, यदि मैं प्राइमरी अमाइन की बात करूं, ये तो नाइट्रो है, नहीं भाई ये तो नहीं है, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये भी नहीं है, ये टर्सरी अमाइन है, ये भी नहीं है, तो सिंपल क्या ऑप्शन हो गया, थर्ड वाला आपका ऑप्शन हो गया। आप यहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं, आंसर क्या है, 3 हो गया। क्लियर। चलो भाई, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो कितना अच्छा और आसान क्वेश्चन है ये आपका आईयूपीएससी का, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। अब क्या दिया हुआ, इसने ये पूछा है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमेथाइल डेक 4-इनेज। ठीक है भाई, करेक्ट स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो हम आईयूपीएससी नेम लिख लेते हैं हर एलिमेंट का, ठीक है ना। आपको हर एक कंपाउंड दिया गया है, इसका आईयूपीएससी नेम लिख लेते हैं, जिसका आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं सिंपल यदि चेक करना चाहूं तो ऐसे भी चेक कर सकता हूं। 4 पे क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ, मतलब चौथे नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो देखो 1 2 3 4, बिल्कुल ये तो सही है। 1 2 3 ये तो नहीं होगा, 3 पे ही लगा है, 4 पे लगा होना चाहिए डबल बॉन्ड। यहां भी देख लो 1 2 3 ये भी नहीं होगा, यहां भी देख लो 1 2 3 4 5 ये भी नहीं होगा। देखो जैसे ऑप्शन से देखें तो आंसर आपका फर्स्ट आ रहा है, सीधा सीधा डायरेक्ट, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो लेकिन हम यहां पे फिर भी आईयूपीएससी नेम लिख देता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या हो जाएगा बोलो, यहां पे हो जाएगा सिंपल नाम इसका 2,6 डाइमेथाइल, ठीक है, डाइमेथाइल हो गया। अब क्या हो जाएगा इसमें, सिंपल डेक, ठीक है, डेक 4-इन, देख लो भाई यही नाम है, ये देखो 2,6 डाइमेथाइल डेक 4-इन आ गया। तो सिंपल आंसर क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन आया था, तो देख सकते हो आप। तो आंसर देखते हैं यहां पे, तो सिंपल आंसर आपका 1 आ गया, और हमारा भी आंसर 1 आ रहा था, और आपका भी आंसर 1 ही आएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिंपल आपको याद रखना पड़ेगा। ये पे आंसर याद है तो आप टिक कर लेंगे, और याद नहीं है तो टिक नहीं कर पाएंगे। तो देखो जो आपके सिंपल नीट वाले बच्चे होते हैं, बायोलॉजी उनकी अच्छी होती है, ठीक है, तो उन्होंने तो चुटकियों में कर लिया होगा कि उन्होंने बायोलॉजी में भी पढ़ा होता है। लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल आरबीसी डिफिशियंसी इज डिफिशियंसी डिसीज ऑफ, तो वो किसकी वजह से होता है, विटामिन B12 की। बोलो किसकी कमी से, विटामिन B12, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल आपका विटामिन B12 हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान समझना। अब देखो व्हाट इज द आईयूपीएससी नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। क्या बोल रहा है, देखो आईयूपीएससी नेम पूछ रहा है। यदि आपको याद हो, एक क्वेश्चन आया था आईयूपीएससी का डायरेक्ट, यहां भी उसने रिएक्शन के थ्रू क्या पूछ लिया, आईयूपीएससी नेम पूछ लिया। देखो कितना आसान। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस बात को ध्यान रखना कि आपको देखो यहाँ पे जो कह दिया एसीटोन, इनके आपको नाम पता होने चाहिए। नाम तो पता ही है, इनके आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जैसे मैं एसीटोन की बात करूं तो एसीटोन बोलते हैं अपन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं रिग्नार्ड एजेंट से। देखो यदि याद हो आपको, जब हम कीटोन की रिएक्शन रिग्नार्ड एजेंट से कराते थे तो क्या बनता था, बोलो टर्सरी अल्कोहल बनता था। तो यहां भी एक बात तो क्लियर है कि यहां भी जो बनेगा वो आपका टर्सरी अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, टर्सरी अल्कोहल बनेगा। अब देखो ध्यान से, यदि मान लो हमने इस पे रिएक्शन कराई C2H5MgBr, तो क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, यहां शिफ्ट होगा, तो क्या बनेगा, जब आप देखोगे तो ये बनेगा CH3 ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका सिंपल OMgBr, ठीक है। अब आप इसका क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या आएगा, H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+,
ठीक है, जैसे ही आपने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, अब क्या हो जाएगा, अब आपका जो बनेगा वो सिंपल ये अल्कोहल बन गया COH, और यहां पे CH3, यहां पे CH2 CH3, यही हो गया। अब आप सिंपल यहां पे यदि IUPAC नेम लिख रहे हो तो देखो कैसे लिखेंगे IUPAC नेम, वो आप लिखेंगे इस तरीके से, नंबरिंग करो, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा 1 2 3 4, ये हो गया। अब देखो आप ये बताओ तो क्या लिखोगे आप इसमें, आप इसमें लिखोगे 2 मिथाइल, ठीक है, और आपको सिंपल दिया हुआ है 2 मिथाइल, और ये हो गया ब्यूट, 4 कार्बन है, इन 2 ऑल, ठीक है ना, ये हो गया आंसर। तो देखो IUPAC नेम यही है। अब देख लो यहाँ पे IUPAC नेम कहाँ है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल नहीं भाई, ये लिखा हुआ पेंटेन 2 ऑल नहीं भाई, ठीक है, पेंटेन 3 ऑल नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। फिर होगा क्या, लिखा हुआ 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो आंसर यही मैच कर रहा है। सिंपल आंसर क्या हो गया, आपका आंसर भी 4th हो गया और हमारा भी आंसर क्या हो गया, 4th हो गया। तो अपन अब आंसर को चेक कर लेते हैं। तो आंसर क्या आ रहा है, देखो बिल्कुल आंसर 4th ही यहां भी आ रहा है। तो आई होप आपको भी देखो समझ में आ रहा हो, कितने आसान आसान लॉलीपॉप क्वेश्चंस आए हैं। बिल्कुल लॉलीपॉप ही, इनमें कुछ नहीं है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो कितना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ये नोट्स के क्वेश्चन है, कहीं बाहर नहीं गए। अब यदि आप देखोगे द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। अब देखो यहां पे यदि आपको याद हो, हमने एक बात बताई थी, जब भी आप एल्कीन की रिएक्शन परऑक्साइड इफेक्ट बोलते थे, या इसी को हम खरास इफेक्ट भी बोलते थे, ठीक है ना, परऑक्साइड HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड करते हो, ठीक है ना, परऑक्साइड, तो आपका जो H और Br का एडिशन होता था, वो आपका एडिशन होता था सिंपल एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, ठीक है। तो मतलब यहां पे क्या बनेगा, R CH H और CH2 Br, यही हो गया। अब एक बात और ध्यान समझना, यदि मान लो यहां पे परऑक्साइड नहीं होता, मान लो मैं HBr लगाता, तब तो फिर आप कैसे लगाते, मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन कर देते, ठीक है। तो यहां पे जो बनता, यहां पे बनता R CH Br CH3, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब देखो तो आपको क्या दे रहा है यहां पे, यदि आप देखोगे तो एल्कीन की रिएक्शन आपको HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड करा रहा है, मतलब क्या लग रहा है, परऑक्साइड इफेक्ट लग रहा है। जब परऑक्साइड इफेक्ट लग रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा CH3 CH CH3 CH, और ये आ जाएगा सिंपल आपका यहां पे CH2 Br। आंसर देख लो, ये वाला कौन सा ऑप्शन, वही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन देखोगे आप तो देखो पहले ही वाला ऑप्शन दिया हुआ है, आई थिंक, तो पहले ही वाला आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ यदि मान लो HBr से कराता, सिंपल यदि HBr से कराते तो कार्बोकैटायन बनता, फिर रीअरेंजमेंट होता, तब बनता, लेकिन परऑक्साइड ले लिया है, इसीलिए यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन हो रहा है H और Br का, इस बात को ध्यान रखना। तो आंसर देखते हैं, आंसर इसमें भी क्या आ गया, 1 आ गया, और हमारा भी आंसर क्या आ रहा था, 1 आंसर आ रहा था। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ गया। देखो अब देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन इज पेंटोइन, दिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन। देखो डिहाइड्रोहेलोजनेशन की रिएक्शन आ गई है, और यहां पे यदि हम बात बोले तो यहां पे एल्कीन बन रहा है, क्या बन रहा है, एल्कीन, ठीक है। अब एक बात ध्यान समझो, यदि मैं बनाता हूं CH3 CH Br, ठीक है, CH2 CH3, ये हो गया। अच्छा अब यदि मान लो मैं इसका डिहाइड्रोहेलोजनेशन करा रहा हूं, डिहाइड्रो हेलोजनेशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके, देखो
इसमें मेजर प्रोडक्ट भी बनेगा, माइनर भी। यहां पे हॉफमैन प्रोडक्ट भी बनता है और सेटजेप प्रोडक्ट भी बनता है। तो हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, पेंट 1 इन भी बनेगा, एक पेंट 2 इन भी बनेगा, डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो यहां पे जो मेजर प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोहेलोजनेशन में, वो बनता है सेटजेप प्रोडक्ट। सेटजेप प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो तो देख लो यहां पे, तो ये कौन सा बन रहा प्रोडक्ट? सेटजेप प्रोडक्ट बन रहा है। स्पेलिंग देख लो, सेटजेप, ठीक है ना, सिंपल प्रोडक्ट बन रहा है। तो देख लो आंसर क्या हो गया, सिंपल आंसर आपका 1 आंसर हो गया। तो हमारा भी आंसर क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा था, बिल्कुल सही आंसर है। मैच करा देते हैं। वाह भाई वाह भाई, बिल्कुल सही आंसर है। तो देखो कितना मजा आ रहा होगा आपको, लग रहा होगा बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल सर ने जो बताया था वही है। देखो कुछ क्वेश्चन तो वही आ गए जो हमने एक दिन पहले ऑर्गेनिक में, यदि याद हो, ऑर्गेनिक के हमने एक वो किया था ना, आर्या पार वाला एक सीरीज की थी, है ना, जिसमें हम क्वेश्चंस लेके गए थे, वहां से भी 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए। तो भाई इन चीजों को ध्यान रखो, सिंपल। इसीलिए बोलते हैं बिल्कुल अच्छे से नोट्स पढ़ो, बिल्कुल फ्री माइंड होकर पेपर देके आओ, समझे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, कितना बढ़िया और मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान समझना। लिखा हुआ है द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बच्चा यहां पे क्या गलती कर देता है, NaBH4 है, वो भूल जाता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ये हर किसी को रिड्यूस नहीं कर पाता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ईस्टर, इनको ये रिड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा इसको भी रिड्यूस करा देता है, ठीक है ना। लेकिन यही तो गलती नहीं करना है बच्चे को। आपको मैं बताऊं तो सिंपल ईस्टर को भी नहीं कर पाएगा और ना ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड को कर पाएगा, क्योंकि वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाँ, यदि यहां पे LAH होता, क्या होता, LAH आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वो बहुत अच्छा होता है, वो सबको कर देता उठा के, ठीक है ना, रिड्यूस सिंपल एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता। अब ध्यान से समझना, यदि मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो देखो, तो यहां पे क्या हुआ, ईस्टर का तो होगा नहीं, ईस्टर का NaBH4 क्या नहीं कर पाएगा, बोलो, रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। जब रिड्यूस नहीं कर पाएगा सिंपल, तो क्या बनेगा, यहां पे OH बनेगा और यहां पे क्या बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या आ जाएगा, O CH3, और यहां पे CH3। देख लो भैया, यही ऑप्शन होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन जहां होगा वही आंसर हो गया, सिंपल। उसने कीटोन को क्या कर दिया, बोलो, आपके जो कीटोन को वो क्या कर देता है, फर्दर रिड्यूस कर देता है, NaBH4, सिंपल बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन हाइड्रोजन दे देता है, तो OH लग जाता है, सिंपल तरीके से यही होता है, ठीक है। अब देखो HOH दे दिया, ठीक है ना, इसने H जैसी बॉन्ड ब्रेक की HS दे दिया दोनों को, ठीक है। चलो अब देख लो भैया आंसर, यहां पे आंसर क्या होगा, पहला आंसर होगा, नहीं होगा, ठीक है। अच्छा दूसरा आंसर होगा, देख लेते हैं दूसरा वाला, तो दूसरा आंसर भी नहीं होगा। तीसरा आंसर होगा, नहीं होगा, ठीक है। चौथा आंसर बिल्कुल सही है, चौथा ही वाला सही है, ठीक है। ये बात क्लियर, तो हम आंसर देख लेते हैं। यहां पे आंसर क्या है, सिंपल आंसर 4 दिया हुआ है। आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। कितना बढ़िया और धमाकेदार क्वेश्चन था ये वाला, समझे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कितना बढ़िया, ध्यान से समझना, ध्यान से लिखा हुआ है यहां पे, सिंपल, ये बेंजीन दे दी, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन CO इन प्रेजेंस ऑफ HCl एनहाइड्रस AlCl3 CuCl। देखो डायरेक्ट नेम रिएक्शन आई है, यदि आपको नेम रिएक्शन आई है तो ये जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं हम गेटरमैन कोच रिएक्शन। क्या बोलते हैं, गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो एक का क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। डायरेक्ट याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना। सुने हो, मैं बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, तो सिंपल सी बात है, नेम रिएक्शन को मत भूलना। हर साल एक क्वेश्चन आता है नेम रिएक्शन से। अब देखो दूसरा, यहां पे लिखा हुआ है ये NaOH, ये कैसी रिएक्शन है। यदि हम इसकी रिएक्शन की बात करें, एक तो सेकंड हो गया, इसकी हम बात करें तो ये होती है हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। और आपको यदि याद हो, हेलोफॉर्म रिएक्शन में 3 ग्रुप बहुत कंपलसरी होते थे, या तो ये ग्रुप हो, या आपका ये ग्रुप हो, ठीक है, या आपका ये ग्रुप हो, ठीक है।
ये ग्रुप होना बिल्कुल कंपलसरी था, तभी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो ये कैसी रिएक्शन है? हेलोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म देख लो, बी का हो जाएगा आपका थर्ड वाला। क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। समझना ध्यान से। अब देखो, अब यहां पे दिया सी। सी देखो, यदि आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं स्टीरिफिकेशन रिएक्शन। ये बचपन से पढ़े हो, क्लास 10 से पढ़ रहे होते हो, ठीक है। एल्कोहल की रिएक्शन आपने किससे कराई? एसिड से कराई, तो ईस्टर बनता है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा? सी का जो होगा आपका थर्ड हो जाएगा, सॉरी फोर्थ, ठीक है। अच्छा, और डी की बात करते हैं। अब ये कौन सी है? ये आपकी रिएक्शन है सिंपल, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ऐसे याद रख सकते हो, हेलो बीरजी की हेलोजनेशन करा दो, ठीक है ना। सिंपल ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा? सिंपल आपका डी का हो जाएगा आंसर, कौन सा? फर्स्ट वाला। तो देख लो भाई ऑप्शन क्या है। ए का फोर्थ, नहीं भाई ये तो नहीं होगा। अब बी का लिखा हुआ है दूसरे वाले का, ए का थर्ड, नहीं होगा। अब देखो तीसरे का क्या लिखो? फर्स्ट, नहीं होगा। चौथा ही सही है, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। बिल्कुल देखो, एक से ही क्लियर हो गया। तो आंसर क्या हो गया? सिंपल आंसर आपका 4 हो गया। और हमारा भी आंसर क्या आ रहा था? 4 हो गया। और सिंपल क्या हो गई? बल्ले बल्ले हो गई। तो जो कितना आसान पेपर आया था, समझो तुम, समझ रहे हो। बार बार बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं भाई काम की चीजें पढ़ो, फालतू का नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़िया टार्ड रिएक्शन आ गई है, ठीक है। तो देखो यहां पे पूछ रहा है द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो यहां पे क्या बनेगा? यदि आप यहां पे देखोगे तो यहां पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो इंटरमीडिएट होता है आपका CHO Cl2 का होल ट्वाइस, ये बनता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है। तो सिंपल यदि ये इंटरमीडिएट होता है, अब आप इसका जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराओगे, ठीक है, तो क्या बन जाता है आपका? बोलो, एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्डिहाइड बन जाता है, सिंपल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा फिर आंसर? यदि आप यहां पे आंसर देखेंगे तो सिंपल ए आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं भाई, आंसर क्या हो गया? ए आंसर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। यहां पे लिखा हुआ है द रेजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। सिंपल क्या दिया हुआ है? यदि आप देख रहे हैं यहां पे आपको ट्राइब्रोमो एनिलीन दिया हुआ है, ठीक है ना, NH2, यहां पे क्या लगा? 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन दे दिया, ठीक है। अब आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई? NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो आपका क्या बनता है? बोलो, आपका डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। क्या बनता है? डाइजोनियम सॉल्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? जो एनिलीन लगा हुआ है यहां पे सिंपल आ जाएगा N2 प्लस Cl माइनस Br Br Br। ये तो सिंपल आपको दिया हुआ था। अब ये रेजेंट आर की वैल्यू पूछा, आर क्या है यहां पे? देखो आपको यहां से आप देखो डाइजोनियम हैलाइड निकल गया, सिंपल, ठीक है। देखो इनका आप दो ही केस हो सकते हैं, या तो आप H3PO2 ले लें, ठीक है, या आप एल्कोहल ले लें, एथेनॉल। दो ही केस होते हैं बस। तो देख लो भाई यहां पे आंसर क्या दिया हुआ है? सिंपल आपको एथेनॉल दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो गया? बी आंसर हो गया। तो बी आंसर हो गया तो सीधा आप एथेनॉल की रिएक्शन कराएंगे तो आपका यही प्रोडक्ट बन जाएगा 1 3 5, है ना, ट्राइब्रोमो बेंजीन। ये बन गया सिंपल, और ये आंसर हो गया आपका, बी ऑप्शन हो गया। हम चेक कर लेते हैं तो आंसर क्या दिया हुआ है? सिंपल आपका बी दिया हुआ है, यानी 2, और मेरा भी 2 आ रहा है। हो गया क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान समझना। लिखा हुआ है यहां पे, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको फैटी एसिड्स दिए हुए हैं, तो क्या दिया हुआ है? सिंपल CH3 CH2 COO प्लस NaOH प्लस हीट कर दिया, इथेन बन गया, प्लस सोडियम कार्बोनेट निकल गया। देखो यहां पे यदि आप देखोगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। यहां पे आप जो लेते हो NaOH के साथ में, वो आप क्या लेते हो? वो आप CaO लेते हो। सिंपल एल्कीन बनाने का मेथड होता था, ठीक है ना। तो सिंपल यहां भी देख लो, आप देख लो CaO कहां है? CO आपका ये है, तो थर्ड आंसर हो गया। डायरेक्ट सीधा सीधा ही हो रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसको बोलते थे हम, याद हो आपको,
सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो आंसर देखेंगे, आंसर क्या आ रहा है, सिंपल आंसर बी। यहां पे सी आ रहा है, हमारा भी आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। इस बात को ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये ऑर्गेनिक वाला पोर्शन पसंद आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। और यदि आपको कहीं क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, जब तक देखते रहें तब तक कि क्लियर ना हो जाए। दूसरी बात, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें इस वीडियो पे, जिससे ये हर बच्चे तक सॉल्यूशन पहुंच पाए। ये क्योंकि हमारी और आपकी ही जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। क्योंकि अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको मिलेगी, अब आपको इनऑर्गेनिक की अलग मिलेगी और फिजिकल की वीडियो अलग मिलेगी। जैसा कि मैंने बोला था 3 पार्ट में आपको वीडियोज मिलनी है। ये आपकी ऑर्गेनिक की हो गई, अब आपको फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक, इस तरीके से आपको वीडियोज मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। मिलते हैं अपन इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।